Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our 7th lecture of 11th grade biology. आज डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास टॉपिक है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। हम इसको डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है क्या, किस तरह से ये बॉडी में वर्क करता है, हेल्प करता है। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कम्बैटिंग डिजीज़ कि किस तरह से हम मुख्तलिफ़ डिजीज़ जो कि ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होती हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उनको हम किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं, उनसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स। हमने उसमें देखा था कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हम एहतियाती तदाबीर लेंगे कि कोई भी बीमारी जो डिज़ीज़ लग जाती है, लगने के बाद तो डेफिनेटली उसका इलाज ही होगा, उसका ट्रीटमेंट ही होगा, लेकिन लगने से पहले किस तरह से हम कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हम लेकर उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की ही एक कड़ी को देखते हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी क्या करेगी, बॉडी करेगी रेजिस्ट। रेजिस्ट शो करेगी किसके अगेंस्ट? रेजिस्ट शो करेगी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, जो कि हम उनको एंटीजेंस का भी नाम दे सकते हैं। हम उनको एंटीजेंस भी बोल सकते हैं। जो बेटे क्या हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी डिजीज कॉज करने वाला एजेंट है, व्हेन इट गेट एंटर्ड इनटू आवर बॉडी वी कॉल्ड इट एज ए एंटीजन। हम रिकॉल करते हैं, हम मुख्तलिफ तरह की एंटीजेंस जो रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, जिनकी बेस पे हम बच्चे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी को कहते थे। तो एंटीजेंस याद रखिएगा आप यहाँ पे, एंटीजेंस हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कहेंगे दैट गेट एंटर्ड इनटू आवर बॉडी फॉर व्हाट, फॉर स्प्रेडिंग डिजीज, फॉर कॉजिंग डिजीज इन आवर बॉडी। तो बेटे यहाँ से हम पीछे चलेंगे तो एंटीजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस वो जानदार हो गए जो डिजीज कॉज करेंगे। ये आ गए इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं, ये इन्वेड करेंगे बॉडी के अंदर और बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्ट जब करेगी खुद ही। अभी हमने कोई मेडिसिन की बात नहीं की, कोई इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की बात की। बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी और अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाएगी। कीप इन माइंड वन थिंग, कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि उन एंटीजेंस के साथ फाइट करेंगी। तो सिंपली इम्यूनिटी के अंदर बॉडी जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट रेजिस्ट शो करेगी, हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, इसके बाद इम्यूनाइजेशन। बेटे हमने इम्यूनिटी को पहले डिस्कस कर लिया, अब हम इम्यूनाइजेशन को देखेंगे। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जिसमें हम बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली इम्यूनिटी डेवलप कराएंगे। क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी प्रिपेयर द बॉडी और इम्यून द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रो पार्टिकल्स, दोज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो इम्यूनाइजेशन में हमने सिंपली क्या देखा कि हम इनऑकुलेट करेंगे इनऑकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एजेंट्स, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के
अगेंस्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो डियर स्टूडेंट्स एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर 1795 लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है जिसके अंदर 1796 लिखा हुआ है। एडवर्ड जेनर ने इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। अब वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है जिससे हमें अल्टीमेटली मिलता क्या है, इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनिटी है। तो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, अब हम इसमें देखते हैं, हम इसमें बॉडी के अंदर वही पार्टिकल्स जो कि बॉडी के अंदर एंटर होके डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उन्हीं को पार्शली किल्ड या हाफ किल्ड फॉर्म में जो है वो ट्रीट करने के बाद बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इनोकुलेट कर लेते हैं। देन व्हाट विल हैपन, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, बॉडी उस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है अपने अंदर। मीन टू से मैं आपको यहाँ पे सिंपल अल्फाज में बता दूँ कि हमें कोई इस तरह से इशारा करता है स्लैप करने के लिए और हमारी आइज़ क्लोज हों तो हम उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हमारी आइज़ ओपन हैं और हम वेल अवेयर हैं अपने इन्वायरमेंट से और हमें कोई स्लैप का इशारा करेगा तो फ़ौरन से हम अपने फेस को पीछे करेंगे बचाने के लिए। सेम केस विद दिस, इसके अंदर वैक्सीनेशन के अंदर जब वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन के अंदर होता क्या है, क्या मटेरियल होता है, वो पर्टिकुलर उसी डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो पार्शली या हाफ किल्ड होते हैं, ट्रीटेड होते हैं, उनको हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। वो एज ए एंटीजन बिहेव करेंगे और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या बना देगी, एंटीबॉडीज़ बना देगी। अब इन एंटीबॉडीज़ का हमें फ़ायदा क्या होगा, अब इन फ्यूचर अल्लाह ना करे इन रियलिटी अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्योर और अलाइव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर वाया फूड, वाया एयर, वाया एनी वे दे गेट एंटर्ड इनटू अवर बॉडी, तो हमारे पास ऑलरेडी उनकी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड अवेलेबल हैं। ये क्या करेंगी, उन एंटीजेंस के ऊपर अटैक करेंगे और उनको किल कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट, आ जाती है वैक्सीन की बात। हम इसको किस किस तरह से बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन को वैक्सीनेशन के मेथड्स क्या हैं, वाया शॉट्स, मतलब पिल्स के ज़रिए, गोलियों के ज़रिए, ऑरली आपको पता है पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं, वो पोलियो वैक्सीन होती है, वो ऑरली पिलाई जाती है, ठीक है। और थर्ड इंजेक्शन के ज़रिए। हमारे पास ज़्यादातर यही मेथड्स यूज़ होते हैं, शॉट्स के ज़रिए, पिल्स के ज़रिए, गोलियों के ज़रिए, ऑरल कैविटी के ज़रिए, और थर्ड वन इंजेक्शन के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, हम वैक्सीन को किसी भी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे हम बात को आगे मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में हम अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हमने क्या लिया कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं पहले ही, डिजीज़ कॉज होने से पहले। मीन टू से सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड-19 जो वायरस है, इसकी हमारे पास अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट हम सब अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि जल्दी ही इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो। तो वैक्सीन का फ़ायदा क्या होगा, वैक्सीन वर्क किस तरह से करती है कि वैक्सीन जब एक पर्सन को वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाएगी तो इन रियलिटी अल्लाह ना करे फ्यूचर में उसको अगर वो कोविड-19 वायरस उसकी बॉडी में आता है तो वो उसके अंदर जो है वो ये डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकेगा, उसको ये पर्टिकुलर जो फ्लू है वो नहीं हो सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कम्बैटिंग डिजीज़ की, जिनमें हम डिफरेंट डिजीज़ को जो कम्पीट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे। हमने उसके अंदर जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स देखे, हमने उसके अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस देखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ड्रग ट्रीटमेंट।
हम मेडिसिन के ज़रिए डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो ट्रीट करेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पे हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए जर्नल हमारे पास जो वर्ड हम समझते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमन, जो पीपल की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि एंटीबायोटिक्स आर स्पेशली फॉर यूज टू किल बैक्टीरिया। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किलिंग बैक्टीरिया। बट कीप इन माइंड वन थिंग, हम इसी बायो की बुक में पढ़ेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल। तो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं वो बैक्टीरिसाइडल होती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो एंटीबायोटिक्स नाम से जाहिर हो रहा है, एंटी अगेंस्ट बायो मीन कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़रूरी नहीं कि वो बैक्टीरिया ही हो। तो यहाँ पे जर्नली जो हमारे पास यूज़ किया जाता है आम वर्ड जो एंटीबायोटिक्स, वो यही होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स आर द पर्टिकुलर केमिकल्स दैट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मेथडोलॉजी है डिफरेंट डिजीज़ के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर डियर स्टूडेंट क्या होता है, हम जो बोन मैरो होता है, डिफेक्टिव बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो से इंटरचेंज करते हैं। जीन थेरेपी नाम ही से जाहिर हो रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिफेक्टिव जीन को डिलीट कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे हेल्दी जीन इंसर्ट कर सकते हैं। जिस मेथड के ज़रिए हम बोन जो जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दिस इज़ व्हाट जीन थेरेपी। जीन्स को कह लेंगे थेरेपी, उसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी। 9th क्लास के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट कैंसरस ट्यूमर, मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर या स्किन के ऊपर होते हैं या बॉडी के अंदर होते हैं। तो हमने देखा स्ट्रोंशियम 90 है, कोबाल्ट 60 है, फॉस्फोरस 32 है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शॉर्ट वेव रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिनको हम पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे ट्यूमर होता है वहाँ पे फॉल करवाते हैं, वो वहाँ पे रेडिएशंस गिरती हैं। तो होता क्या है, जो वहाँ पे डैमेज्ड सेल्स होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग सेल्स होते हैं, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ पे, जो डिफेक्टिव एरिया हैं उनकी वो जो शॉर्ट वेव लेंथ्स रेडिएशंस हैं उनको फॉल करवाएंगे, और इस तरह से जो ट्रीटमेंट होगा उसको हम बोलेंगे रेडियोथेरेपी। आप 10th क्लास में लिथोट्रिप्सी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इज़ द मेथड इन विच नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन दैट इज़ प्रेजेंट इन द किडनी, और वो कन्वर्ट हो जाता है सैंड लाइक मटेरियल के अंदर, और वो फिर यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेडियोथेरेपी के अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो रेज निकलती हैं उनको फॉल करवाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई ट्यूमर है, तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लोनिंग। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मेथड इन विच वी विल प्रिपेयर अ क्लोन। व्हाट इज क्लोन? एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करना। व्हाट इज द मेथड, हम देखेंगे यहाँ पे, इसके मेथड को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ जाइगोट, ये डियर स्टूडेंट हम ले लेते हैं किसी भी जानदार का ये जाइगोट है। हमें पता है जाइगोट की डेफिनेशन, व्हेन एग एंड स्पर्म कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर आपको पता है ये डिप्लॉयड है, ये 2n है डिप्लॉयड, ठीक है।
जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। अब हमने क्या करना है, वी विल रिमूव इट्स न्यूक्लियस। हमने ये सेल और ये इसका न्यूक्लियस सेपरेट कर दिया, ओके। बाकी रिमाइंडर, अब हमारे पास जाइगोट में से हमने क्या किया, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास और इसको अलहदा कर देना है। मेन थिंग ये है, अब हम इस जाइगोट के अंदर क्या करेंगे, हम एक डोनर सेल लेंगे और उसके सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस रिमूव करेंगे एंड वी विल इंसर्ट इट। मैं यही न्यूक्लियस यहाँ पे लाके इंसर्ट कर देता हूँ। ये न्यूक्लियस हमने जो डोनर सेल है जिसका हमने कोलॉन प्रिपेयर करना है, जिसकी हमने कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करनी है, वी विल टेक द सेल फ्रॉम डोनर एंड वी विल रिमूव इट्स न्यूक्लियस एंड वी विल पुट that particular nucleus into this zygote and its nucleus already removed। तो हमने क्या करना है, ये अब zygote के अंदर हमारा जो डिज़ायरेबल न्यूक्लियस था जिसकी हम कॉपी प्रिपेयर करना चाह रहे थे, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। नाउ द लास्ट पार्ट इज दैट, अब इसी सेल को हमने किसी भी सूटेबल यूट्रस के अंदर रख देना है। सूटेबल यूट्रस में रखने का मकसद यहाँ पर सूटेबल यूट्रस में रखने का मकसद क्या है कि अब ये अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरी करे। किस तरह से, आपको पता है ये अब जाइगोट है हमारे पास, अब इसके अंदर डिविजन्स होंगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पूरी करने के बाद फिटस में कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली जब इसकी बर्थ होगी इट विल जस्ट सेम एज लाइक एज द डोनर सेल जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट we will move towards the protection and conservation. Okay dear students, we are moving towards our last topic of this chapter, that is protection and conservation. First one, what is protection? And what is conservation? प्रोटेक्शन, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज देखे, हम उसको डिजीज से बचा रहे हैं, हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, हम उसको मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, हम उसकी रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं, जीन थेरेपी करवा रहे हैं, हम उसको हर पर्सपेक्टिव से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा हम फिजिकली उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्टिकुलर जानदार की बात कर लें, जैसा कि बहुत ज़्यादा जानदार जो आजकल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ओवर जो है वो किलिंग की वजह से या फिर जो है वो पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, जिनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, पॉचिंग की वजह से कुछ ख़ास जानदारों को जो चुरा लिया जाता है, या जैसे बियर वगैरह है उनके कब्ज़ वगैरह को उनको डिफरेंट सर्कस वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सारे काम हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो इनके कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसमें हम जानदारों को जो है वो जो जानदार एंडेंजर्ड हैं जो कि इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको महफूज करने के लिए कुछ इकदाम लिए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनकी ब्रीडिंग, अगर वो किसी बीमारी की वजह से डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं तो हम उनकी ब्रीडिंग को इन्हांस करेंगे, उनको ऐसी कैप्टिविटी में रखेंगे कि उनके ब्रीडिंग, उनके कब्ज़ की प्रॉपर जो है वो लुक आफ्टर हो, ताकि उनकी तादाद जो है वो दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर रिस्टोर हो सके। तो ब्रीडिंग हम सिर्फ, और प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन हम सिर्फ उन जानदारों की करेंगे कि जो कि एंडेंजर्ड हैं या रेड लाइन एंडेंजर्ड हैं। हम ऐसे किसी भी जानदार के ऊपर अपना जो है वो सरमाया या अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। मसलन कोई एक पर्सन क्रो की कंजर्वेशन स्टार्ट कर दे, दैट इज़ जस्ट टोटली रॉन्ग। रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न ये कि क्रो की जो क्वांटिटी है या तादाद जो है वो पूरी दुनिया में हर कॉर्नर में अवेलेबल है। तो हम ऐसे जानदारों को डेफिनेटली क्रोस का हमारे इन्वायरमेंट क्लीनिंग में बहुत फ़ायदा है। ये स्केवेंजर के तौर पे भी एक्ट करते हैं,
हमने देखा ये मुर्दा जानदारों के ऊपर से गोश्त उठा के खा लेते हैं, तो इस तरह से ये स्कैवेंजर के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो ऐसे जानदार जो कि तादाद में कम हों, हम उनके लिए सिर्फ जो है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स का लॉस हो रहा है वो उनके हैबिटेट लॉस की वजह से, उनके जो ओरिजिनल रहने की जगह थी उसमें प्रॉब्लम्स की वजह से। हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। हमारे पास जो इस वक्त बहुत पोल्यूटेड एयर अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सारे जो कंटेंट्स पार्टिकल्स इस तरह के अवेलेबल है, जिसमें जो जानदार हैं वो प्रॉपरली, जैसे हम ही देख लें, हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। तो जितने भी एक्वेटिक फ्लोरा और फाना है, हम इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बात करेंगे फिश की। फिश प्रोडक्शन जो है ना वो एडवर्सली हमारे यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ आई है। एडवर्सली डिक्लाइन की तरफ आई है फिश प्रोडक्शन। रीज़न बिहाइंड दिस वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, वो कंटिन्यूसली वाटर के अंदर ऐड हो रही हैं और वाटर को कंटेमिनेट कर रही हैं। वी नो वेरी वेल जो है वो फिशेस का हैबिटेट वाटर है, एक्वेटिक एरिया है। तो अगर ये वाटर पोल्यूटेंट होगा और इसके अंदर हैवी मेटल्स की जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, दे विल गेट डिपॉजिट इनटू द टिश्यूज़ ऑफ द फिशेस, और डेफिनेटली दैट इज़ लिथल फॉर द लाइफ ऑफ द फिशेस एंड एज वेल एज हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो हैवी मेटल्स जो फिशेस के टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हुई थी वो हमारी बॉडी का फूड चेन का एक हिस्सा बन जाएंगी। इस तरह से वी हैव टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एडअप किया जाए फैक्ट्रीज़ के अंदर जो कि ऐसे एफ्लुएंट्स रिलीज़ कर रहे हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स डिपॉजिटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर फर्स्ट चैप्टर। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज। थैंक यू।